नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 17 मई को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करके 9 अक्टूबर को दोबारा अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद में आकर शनि मार्गी होंगे और पुनः 8 फरवरी 27 को रेवती में चले जाएंगे और 3 जून 2027 तक रेवती में रहेंगे। तो इस तरह रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर 2 बार होगा, एक तो 17 मई से 9 अक्टूबर तक और दोबारा 8 फरवरी से और 3 जून 27 तक। शनि का रेवती में गोचर और 2 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ना, इस पूरे गोचर काल में शनि पर गुरु बुध और जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव तो रहेगा ही, साथ ही रेवती जैसे शुभ नक्षत्र का प्रभाव भी शनि पर रहेगा, जिससे शनि के नकारात्मक फलों में कमी आएगी और शनि गोचर के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो मीन राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त जानकारी रेवती नक्षत्र के बारे में और रेवती में शनि गोचर के प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे, ताकि आप इस गोचर को अच्छे से समझ सकें और पूरे गोचर का लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको रेवती नक्षत्र से संबंधित संक्षिप्त उपाय भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कि रेवती नक्षत्र में शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ता है। रेवती नक्षत्र क्रम में 27वां नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है, जिसके बाद नए सिरे से नक्षत्र का क्रम शुरू होगा। बुध के द्वारा शासित इस अंतिम नक्षत्र में शनि का प्रवेश एक बड़ा कार्मिक बदलाव लेकर आएगा, जो आध्यात्मिक विकास, नई शुरुआत और जीवन में गहरे परिवर्तन का सूचक है। वर्तमान में शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और 17 मई को रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर शनि मंगल का दुर्योग भी 11 मई को समाप्त हो चुका है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि का नक्षत्र है, क्योंकि इस नक्षत्र में आकर दैत्य गुरु शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जिन जातकों पर 7.5 या ढैया गतिमान है, उन्हें इससे भी राहत मिलेगी जब शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शनि सौर मंडल के अंतिम ग्रह हैं। रेवती 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है, तो अंतिम ग्रह अंतिम नक्षत्र में जा रहा है और रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है। 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे और 9 अक्टूबर तक रहेंगे। चूँकि बीच में शनि वक्री भी होंगे, 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। फिर उत्तरा भाद्रपद में ही मार्गी होंगे और 8 फरवरी 27 से 3 जून 27 तक पुनः रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध और बुध शनि के मित्र हैं।
साथ ही साथ रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है, इसलिए रेवती नक्षत्र शनि को अत्यंत प्रिय है। रेवती एक मृदु और सात्विक नक्षत्र है। रेवती का अर्थ ही होता है सुंदर, समझदार, धनी और ऐश्वर्यशाली। रेवती नक्षत्र भगवान विष्णु का प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि रेवती मधुर और सौम्य नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र को मोक्ष प्रदायक माना गया है। इस नक्षत्र में धन और ऐश्वर्य देने वाले ग्रह शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करना हो, घर बनाना हो, गृह प्रवेश करना हो, आभूषण खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, नए घर नए वाहन की प्राप्ति या शादी ब्याह के कार्य, इस तरह के मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में होते हैं। इस नक्षत्र के देवता हैं पूषा, और पूषा एक वैदिक देवता हैं। रेवती नक्षत्र के सिंबल हैं मृदंग, शंख, मछली, हाथी और चमेली का फूल। शंख हर शुभ कार्य में पूजा पाठ के शुरुआत में बजाया जाता है। मछली शुभता का प्रतीक है, जल में रहती है। रेवती नक्षत्र मीन राशि में आ जाता है, और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। शनि भी मीन राशि में है, और मीन का सिंबल भी मछली है। तो ये नक्षत्र विदेशी व्यापार, धार्मिक यात्राओं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी बेहद अनुकूल रहेगा। अगला सिंबल इसका हाथी है। हाथी यानी राजसत्ता। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, शासन प्रशासन में हैं, उनके लिए भी ये गोचर अति उत्तम होगा। बुध हैं बुद्धि के कारक, और शनि है कर्म के कारक। तो जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वकालत है, कंसल्टेंसी है, शिक्षा है, व्यापार है, आईटी सेक्टर है, मैनेजमेंट का क्षेत्र या शेयर मार्केट, उनके लिए भी ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, हाथी झुंड में रहता है। तो वो जातक जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, वो परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। खास करके अगर महिला हैं तो वो अपने घर, अपने परिवार के लिए विशेष समर्पित होती हैं। अब प्रश्न ये है कि शनि जब रेवती नक्षत्र से गुजरेगा तो क्या सब कुछ अच्छा ही होगा? देखिए, रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र यानी कि ठहराव का नक्षत्र है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, अपने एक्शंस का रिव्यू करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो इससे चीज़ें स्लो हो जाती हैं, और वैसे भी शनि हर कार्य को स्लो कर देता है। तो होगा ये कि आप किसी कार्य की शुरुआत तो बड़े उत्साह के साथ करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद कार्य के प्रति उदासीनता आ जाएगी। विघ्न, बाधा और दूसरे तरह की रुकावटों के जो दूसरे कारक ग्रह हैं वो हैं केतु, और केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र है। तो कार्य में धीमापन आएगा, रुकावट आएगी, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, और कभी कभी कार्य को बीच में छोड़ने का मन होगा। यहीं पर आपको सावधान हो जाना होगा। हालांकि ओवरऑल इसका इफेक्ट अत्यंत शुभ और लाभ देने वाला होगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और 2 जून को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में पंचम भाव में चले जाएंगे। आपके लग्न में शनिदेव का गोचर है, और शनि यहाँ पर एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं, और इसी कारण आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है।
अभी तक शनि उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, जो बेहद क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र है। लेकिन 17 मई को रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो अत्यंत शुभ, शांत और सौम्य नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र को धन, संपत्ति, संपदा, समृद्धि और सुख देने वाला नक्षत्र माना जाता है। ये बुध का नक्षत्र है, इसके स्वामी बुध हैं। तो इस पूरे गोचर काल में जब जब बुध और शनि का संबंध बनेगा, उस समय बेहद सकारात्मक फल आपको मिलेंगे। आगे मैं चर्चा करूंगा कि कब के योग बनेंगे और किस किस तरह के फल आपको मिलेंगे। देखिए, बुध एक ऐसे प्लेनेट हैं जो बहुत तेजी से राशि परिवर्तन करते हैं। लगभग 15 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं। फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और जितना तेजी से गतिमान होते हैं, उतना ही तेजी से अपना फल भी प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर बुध के ही नक्षत्र में शनि का गोचर है। बुध शनि के मित्र भी हैं। तो पहले बुध का गोचर समझ लेते हैं। देखिए, 15 मई से 29 मई तक बुध का गोचर तीसरे भाव में होगा, शुक्र की राशि में, और शनि की दृष्टि पड़ेगी। इसके बाद 22 जून से 7 जुलाई तक बुध रहेंगे पंचम भाव में, फिर वक्री हो जाएंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे। पुनः 5 अगस्त से 22 अगस्त तक पंचम भाव में रहेंगे और यहाँ पर गुरु के साथ रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है। अब यहाँ पर जब बुध रहेंगे तो क्या होगा, गुरु बुध दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि तो शनि पर पड़ेगी ही पड़ेगी। तीसरा जो कालखंड है, 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच जब बुध आएंगे सप्तम भाव में अपनी उच्च की राशि में, तो यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शनि बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। चौथे भाव में जब बुध होंगे तो शनि और बुध का नवम पंचम का योग बनेगा, एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। शनि से पंचम पर बुध होंगे और बुध से नवम पर होंगे शनि। तो ये जो नवम पंचम का योग बनेगा, ये शनि और बुध दोनों को एक्टिवेट होगा कर देगा और इस एक्टिवेशन से आपको संबंधित भाव के शुभ फल प्राप्त होंगे और बहुत तेज़ी के साथ। तो ये आप डेट्स नोट करके रख लीजिए और जब ये गोचर काल, ये समय आए तो उस समय भरपूर एफर्ट कीजिए। देखिए, शनि है कर्म के कारक और बुध हैं बुद्धि के कारक। तो आपका कर्म और आपकी बुद्धि जब दोनों उस समय मनोवांछित लक्ष्य पर लगेगी तो उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अब पहले बात कर लें 15 मई से 29 मई। यहाँ पर तीसरे भाव में बुध का गोचर होगा, शनि की दृष्टि पड़ेगी। बुध होंगे शुक्र की राशि में और शनि रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रेवती नक्षत्र में शुक्र उच्च के होते हैं, यानी रेवती नक्षत्र शुक्र का उच्च का नक्षत्र है। तो थर्ड हाउस में बुध, शुक्र, शनि और रेवती नक्षत्र, इनके संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा और दृष्टि कहाँ पड़ेगी, दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर। तो सबसे पहला बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। तो जो भी कार्य करेंगे, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी प्राप्ति आपको बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। अब थर्ड हाउस क्या है और बुध क्या है, दोनों को समझिए। बुध जो हैं
ये कम्युनिकेशन पावर के कारक, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं। तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से आप कन्वे कर पाएंगे, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रख पाएंगे। दूसरी बात, तीसरा भाव होता है डॉक्यूमेंटेशन का। तो अगर कोई आपको एग्रीमेंट साइन करना है, कोई ट्रेड डील साइन करना है, कोई बिजनेस डील साइन करना है या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील साइन करना है, तो 15 मई से 29 मई के बीच उस डील को लेकर के आप बहुत सही निर्णय ले पाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि बुध, शनि और रेवती नक्षत्र के प्रभाव से आप अपनी बात को बहुत मजबूती से अगले व्यक्ति के सामने रख पाएंगे और वो व्यक्ति आपकी बात को मानेगा, आपकी बात से कन्विंस होगा और इसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको कोई बिजनेस टूर करना है, किसी धार्मिक यात्रा पर जाना है, विदेश यात्रा पर जाना है, बिजनेस से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड कोई टूर आपका बन रहा है, 15 मई से 29 मई के बीच में अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तीसरा भाव आपके भाई बहनों को दर्शाता है। बुध एक सोशल प्लेनेट हैं, सामाजिक ग्रह हैं और शुक्र की राशि में हैं जो कि प्रेम के ग्रह माने गए हैं। तो यहाँ पर आपका अपने भाई बहनों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, अपने भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपके भाई बहन छोटे हैं आपसे और आप पर डिपेंड कर रहे हैं या आपकी गाइडेंस में हैं, तो आप अपने भाई बहनों के लिए कोई बड़ा महत्वपूर्ण और अच्छा निर्णय इस समय आप ले पाएंगे। 15 मई से 29 मई के बीच का जो गोचर काल है, चूँकि बुध फोर्थ लॉर्ड भी हैं, चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करने के लिए, नया वाहन खरीदने के लिए, नया घर खरीदना या नए घर में प्रवेश करना, इन कार्यों के लिए 15 मई से 29 मई का समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्रॉपर्टी को लेकर, वाहन को लेकर, घर को लेकर बहुत सही निर्णय ले पाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कालखंड है, 22 जून से लेकर के 7 जुलाई और 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त, यहाँ पर शनि और बुध एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, नवम पंचम का योग बनेगा। तो आपकी बुद्धि और आपका कर्म कहाँ पर होगा? आपकी बुद्धि और आपका कर्म होगा पंचम भाव पर, और लाभ मिलेगा आपको पंचम भाव की चीज़ों का, क्योंकि बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर, और बुध के साथ गुरु भी होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपकी बुद्धि, आपका कर्म, आपका ज्ञान, आपका फोकस कहाँ होगा? पंचम भाव की चीज़ों पर होगा। लाभ मिलेगा आपको पंचम भाव की चीज़ों का। अब पंचम भाव क्या है? पहली चीज़ तो है शिक्षा। छात्रों के लिए तो ये टाइम पीरियड बेहद अनुकूल रहेगा। वजह, आप सही निर्णय ले पाएंगे अपनी शिक्षा को लेकर के। कहीं आपको एडमिशन लेना है, किस स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ पर पढ़ना है, किसी हॉस्टल में जाना है, कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है, इन सब चीज़ों को लेकर के आप
सही निर्णय ले पाएंगे या आप अपने बच्चों के लिए सही निर्णय ले पाएंगे। 2 मौके आपको मिलेंगे, 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त। अब आपके लिए छठे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव और छठा भाव होता है नौकरी का। तो छात्रों के लिए जॉब से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज़ इस गोचर काल में प्राप्त होंगी। पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है। गुरु बुध दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल होगा। अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। किसी पुराने निवेश से आपको बड़ा लाभ हो सकता है या इस गोचर काल में कोई निवेश आप करेंगे उससे आपको आगे चल कर के बड़ा लाभ मिलने का योग बनेगा। अच्छी बात यह है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव पर ना तो राहु की दृष्टि है, ना शनि की दृष्टि है और ना ही केतु की दृष्टि है। तो पंचम भाव आपका अच्छा है, यानी शेयर मार्केट से आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखिएगा कि बुध जल्दबाजी के कारक होते हैं, बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, तो थोड़ा डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा। हालांकि बुध के साथ गुरु भी बैठे हुए हैं, तो अपने गुरु से यानी अपने मेंटर से, अपने मार्गदर्शन से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेकर के तब आप निवेश कीजिएगा। अब इस गोचर काल में लव रिलेशंस के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु विवाह के कारक होते हैं और जैसे ही 7 सितंबर को बुध यहाँ पर आ जाएंगे, आपके जो रिलेशंस हैं उसे मैरिज में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी। पांचवा भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है और बुद्ध बुद्धि के कारक हैं। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, मैथमेटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों को कोई बहुत अच्छा अवसर इस गोचर काल में मिलेगा और आपको उस अवसर का तुरंत लाभ ले लेना चाहिए, क्योंकि शनि लाभेश हैं और लाभ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, बुध की और शुक्र गुरु की और बुध की, और गुरु की दृष्टि शनि पर है। तो ये तो हो गए 3 कालखंड और चौथा कालखंड है 7 सितंबर से 26 सितंबर। यहाँ पर बुध आ जाएंगे सप्तम में। अब देखिए बुध यहाँ अपनी उच्च की राशि में आ गए, तो एक तो भद्र महापुरुष राजयोग बन गया। अब भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बन जाए वो रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। अब सप्तम भाव क्या है? ये व्यापार को दर्शाता है और सप्तम भाव आपके कैरियर को भी दर्शाता है। अब रत्नों को तराजू से तौल करके रखना ये बात सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि ये समय धन प्राप्ति की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है। 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच आपको अपने व्यापार से, अपने कैरियर प्रोफेशन से बड़ा धन लाभ होने का योग बनेगा। इस समय अगर आप अपने जीवन साथी के माध्यम से या अपने जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो वो आपको ज़बरदस्त लाभ देने की स्थिति में होगा। अच्छी बात
ये है कि गुरु जो हैं इस समय भी पंचम में ही रहेंगे और गुरु की दृष्टि नवम पर रहेगी। भाग्य के कारक भाग्य के भाव को लगातार देखते रहेंगे तो भाग्य का भी आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। बुध की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। बुध आपकी निर्णय क्षमता को दर्शाते हैं, आपकी बुद्धि को दर्शाते हैं, आपके ज्ञान को दर्शाते हैं और लग्न पर गुरु की भी दृष्टि है। तो क्या होगा? कई महत्वपूर्ण निर्णय जो आप लंबे समय से टालते चले आ रहे थे, किसी भी बात को लेकर के, चाहे आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, नौकरी स्विच ऑफ करके नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना चाहते थे, परिवार के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाना चाहते थे, या घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना चाहते थे, पैसे से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड किसी तरह का कोई ऐसा निर्णय जो आप लंबे समय से टालते चले आ रहे थे, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, 7 सितंबर से 26 सितंबर का वो समय होगा जब आप सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आपके लग्न के भाव पर गुरु और बुध जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा और शनिदेव होंगे रेवती नक्षत्र में, जो कि अत्यंत शुभ नक्षत्र है। तो आप बहुत बिल्कुल सही निर्णय ले पाएंगे। अब देखिए, इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे ले पाएंगे आप। शुरू में मैंने बताया है कि अगर किसी नक्षत्र से लाभ लेना है तो उसके जो सिंबल्स हैं उसे अपने पास रखना चाहिए। अब रेवती नक्षत्र के सिंबल हैं मृदंग, शंख, मछली, हाथी और चमेली का फूल। तो आप अपने पूजा घर में शंख और मृदंग रख सकते हैं। हर शुभ कार्य में पूजा पाठ से पहले शंख बजाइए। मछली अत्यंत शुभ है, कोई एक्वेरियम आप छोटा सा रख सकते हैं। अब हाथी पालना तो बहुत मुश्किल काम है, हाथी तो आप नहीं रख पाएंगे, लेकिन ऐरावत की फ़ोटो ज़रूर आप अपने पूजा घर में लगा सकते हैं। और जहाँ तक चमेली का फूल है, वो तो आप नित्य अर्पित करते रहिए गणेश जी को। इस गोचर काल में गणेश जी की जितना आप आराधना करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और गौ माता की सेवा कीजिए। अगर आसपास में गाय नहीं है, किसी गौशाला में जाकर के कुछ दान कर दीजिए। गायों के लिए और पक्षियों के लिए दाना, ये 2 चीज़ें आप बहुत ध्यान से करिएगा। रेवती नक्षत्र का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। अब ये तो हो गई एक जनरल प्रेडिक्शन, क्योंकि मीन राशि के करोड़ों जातक हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु, बुध, शनि की क्या स्थिति है, सूर्य की क्या स्थिति है। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ 9058144128। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।